हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अमेरिका के अब तक के सबसे अनसॉल्व मिस्ट्री केस पर बनी मूवी एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज़ को, जो 1979 में आई थी। ये मूवी एक सच्ची घटना या कहे सच्चे केस पर आधारित है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटो पर इट्स 96% फ्रेश विद 85% ऑडियंस स्कोर। इसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग है 76 आउट ऑफ 100 और इसे 90% गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है। ये केस 1962 में हुआ था। आप सोच रहे होंगे जेल से भागने में कैसी मिस्ट्री, वो कौन सी मिस्ट्री है, आपको आगे पता चलेगा। लेकिन दूसरे जेल से भागने और इस घटना में क्या अलग है? इस जेल का नाम है अल्काट्राज़ और ये उस समय अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल थी। कैसे, ये भी मैं आपको मूवी की कहानी के साथ बताता चलूंगा और मूवी खत्म होने पर मैं आपको इस कहानी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और ट्रू फैक्ट बताऊंगा और साथ ही आपको असली अल्काट्राज़ की फोटो भी दिखाऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। एक्सप्लेनेशन देखते वक्त आपको लगेगा ये एक फिक्शनल कहानी है, ऐसा असलियत में हो ही नहीं सकता, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये सच में हुआ था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा काम आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आइए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है 18 जनवरी 1960 की एक तूफानी रात से, जहां कुछ पुलिस वाले एक आदमी को कहीं लेकर जा रहे थे। बोट में से वो आदमी देखता है जहां उसे एक आइलैंड पर एक जेल दिखती है। इस जेल का नाम है अल्काट्राज़, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी है। उसे जेल में लाया जाता है। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद, मतलब मेडिकल चेकअप के बाद, उसे उसके सेल में डाल दिया जाता है। तब हम उसके सेल के गेट पर उसका नाम देख पाते हैं, मॉरिस। ये जेल अपने समय के हिसाब से, मतलब 1960 के हिसाब से बहुत एडवांस थी। इसमें ऑटोमेटिक डोर्स, मेटल डिटेक्टर जैसे कई सुरक्षा के इंतजाम थे। साथ ही इस जेल की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी, जो हम आगे देखेंगे। दूसरे दिन सुबह गार्ड पहले कैदियों की गिनती करते हैं। सब सही रहने के बाद कैदियों के सेल खोले जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक के ऊपर एक 3 सेल है और उसके ऊपर छत है। फिर कैदियों को लाइन में मेस में ब्रेकफास्ट के लिए भेजा जाता है। वहाँ मॉरिस को वुल्फ नाम का आदमी अजीब तरीके से घूरता है। मॉरिस वहाँ लिटमस नाम के आदमी से मिलता है, जिसके पास एक पालतू चूहा था। लिटमस उसे भी खाना खिलाता है और लिटमस और मॉरिस की दोस्ती हो जाती है। फिर उसी दिन मॉरिस को वार्डन बुलाता है। मॉरिस के वार्डन के पास जाने पर हमें पता चलता है अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तब उसे इस जेल में डाला जाता है। फिर वार्डन वहाँ पड़े नेल कटर को उठाकर अपनी और जेल की तारीफ करता है। फिर मॉरिस को इस जेल के नियम बताते बताते नेल कटर रखता है, जहाँ 2 नेल कटर थे। फिर उससे कहता है कि उससे कोई भी 2 लोग मिलने आ सकते हैं, बशर्ते वो कभी जेल न गए हों। लेकिन मॉरिस कहता है उसका कोई नहीं है और ना ही उसकी कोई फैमिली है। वार्डन फिर अपनी चेयर से उठकर मॉरिस को डराने की कोशिश करता है। फिर वापस चेयर पर बैठकर उसे बताता है कि इस जेल से अब तक जिसने भी भागने की कोशिश की थी, उनमें से कुछ पकड़े गए, कुछ को भागते हुए ही मार दिया गया और बाकी के समुद्र में डूबकर मारे गए। मतलब आज तक इस जेल से एक भी कैदी भाग नहीं पाया है और ना ही कोई भाग पाएगा। मॉरिस इसे देखकर चुपचाप चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहां 2 नेल कटर थे, अब वहां एक ही है, मतलब एक मॉरिस ने चुरा लिया। तब हम वार्डन के पास मॉरिस का पेपर देखते हैं, जिसमें उसका IQ सुपीरियर था। वैसे मैं आपको बता दूं, असली मॉरिस का IQ 133 था, जिसे ओवर कॉन्फिडेंट में वार्डन ने नजरअंदाज किया था। फिर हम उस नेल कटर के साथ मॉरिस को देखते हैं, जिसे वो बाइबल में छुपा कर रखता है। अगले दिन नहाते वक्त वुल्फ मॉरिस के पास आता है। आप समझ ही गए होंगे क्यों, जहां मॉरिस वुल्फ को पानी के साथ बिना साबुन के ही धो देता है। अगले सीन में मॉरिस को एक गार्ड काम के लिए लाइब्रेरी लेकर आता है, जहां उसकी मुलाकात इंग्लिश से होती है, जिसे 2 आदमियों को मारने 99 साल की सजा हुई थी। हालांकि उसने उन्हें सेल्फ डिफेंस में मारा था, मगर इंग्लिश काला था और मरने वाले गोरे, इसीलिए उसे सजा हुई थी। लेकिन फिर भी ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाहर मैदान में मॉरिस की मुलाकात डॉग से होती है, जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो खुद की पेंटिंग में एक फूल बनाता है। डॉग एक बहुत अच्छा इंसान था। डॉग उसे बचकर रहने कहता है क्योंकि उसने वुल्फ से पंगा लिया था। फिर मॉरिस वहां बैठे इंग्लिश के पास जाता है। मॉरिस इंग्लिश से इस जेल के बारे में पूछता है। इंग्लिश बताता है इस जेल से भागना नामुमकिन है, क्योंकि जेल से भागने से पहले उसे अपने सेल से निकलना होगा। अगर वो सेल से निकल भी गया तो बाहर आने के बाद उसे बैरिकेड पार करने होंगे, जहाँ हमेशा स्नाइपर तैनात रहते हैं। वो सुरंग नहीं खोद सकता क्योंकि ये आइलैंड एक मजबूत चट्टान है, और किसी तरह बाहर आ भी गए तो सामने समुद्र है, जिससे किनारा 4 किलोमीटर दूर है और पानी साल भर इतना बर्फीला, मतलब ठंडा रहता है कि कुछ ही समय में हड्डियां तक जम जाए। अगर कोई बहुत अच्छा तैराक है भी तो भी वो ज्यादा देर तक तैर नहीं पाएगा। और इस जेल में हर रोज 12 बार कैदियों की गिनती होती है। फिर रात में एक गार्ड मॉरिस को कारपेंटर के काम पर लगा देता है। दूसरे दिन मैदान में वुल्फ मॉरिस पर हमला करता है। इस बीच वुल्फ एक ऑफिसर को भी जख्मी कर देता है, लेकिन स्नाइपर उसे गन पॉइंट पर रोकता है
फिर वुल्फ और मॉरिस को काल कोठरी में डाला जाता है। वुल्फ को ज्यादा समय के लिए, क्योंकि उसने पहले हमला किया था, लेकिन मॉरिस को 2 दिन बाद निकाल लिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद मॉरिस के बगल वाले सेल में नए कैदी को लाया जाता है जिसका नाम है चार्ली। मॉरिस और चार्ली में भी दोस्ती हो जाती है। फिर बाहर चार्ली लिटमस और डॉग से मिलता है। मॉरिस डॉग से उसकी पेंटिंग के बारे में पूछता है। दरअसल डॉग वार्डन की पेंटिंग बना रहा था। वही दूसरी तरफ वार्डन अपना नेल कटर घुमाते हुए कैदियों के सेल पर एक नजर डाल रहा था। तब उसका नेल कटर गलती से डॉग के सेल में गिर जाता है, जहां वार्डन को कई पेंटिंग के साथ खुद की भी पेंटिंग दिखती है। थोड़ी देर बाद वार्डन एक ऑफिसर को बुलाकर डॉग की पेंटिंग की फैसिलिटी हमेशा के लिए छीनने का ऑर्डर देता है, क्योंकि शायद उसे डॉग की बनाई हुई खुद की पेंटिंग पसंद नहीं आई थी। एक गार्ड आकर डॉग की पूरी पेंटिंग और पेंटिंग का सामान छीन लेता है। डॉग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास इसके सिवा कुछ नहीं था। दूसरे दिन कारपेंटर रूम में जाते वक्त मॉरिस डॉग से उसकी परेशानी की वजह पूछता है, मगर डॉग कुछ नहीं कहता। डॉग की ऐसी हालत देखकर मॉरिस वहां के एक गार्ड को डॉग पर नजर रखने भी कहता है, मगर गार्ड मॉरिस की बात को नजरअंदाज कर देता है। वही डॉग मॉरिस के काम के कपड़ों में कुछ रखता है। फिर कुछ काम के लिए वर्कशॉप से कुल्हाड़ी मांगता है। गार्ड उसे कुल्हाड़ी दिलवाता है। फिर डॉग गार्ड को बुलाकर उसके सामने अपने हाथ की उंगलियां काट लेता है, जिसे देखकर चार्ली को उल्टी आ जाती है और सब ये देखकर एकदम शॉक थे। दूसरे गार्ड आकर डॉग को ले जाते हैं। मॉरिस डॉग के पास जाने की कोशिश करता है, मगर गार्ड उसे जाने नहीं देता। तब मॉरिस को अपनी जेब में एक फूल मिलता है। तब मॉरिस गुस्से में डॉग की उंगलियां उठाकर उस गार्ड को देकर कहता है, इसे भी अपने रिपोर्ट में लिख ले। इसके बाद डॉग का क्या हुआ मूवी में नहीं बताया गया। शायद उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया हो। रात में मॉरिस अपने सेल में डॉग के बारे में सोचते हुए बैठा था। तब मॉरिस को वेंटिलेटर खिड़की में एक कॉकरोच जाते हुए दिखता है। तभी हुआ मैगजीन और बुक्स लेकर इंग्लिश आता है। तब इंग्लिश मॉरिस को बताता है वार्डन ने डॉग की पेंटिंग का सामान छीन लिया था, इसीलिए डॉग ने ऐसा किया। दूसरे दिन मेस में वार्डन मॉरिस को बुलाता है, जहां मॉरिस डॉग के कान के लिए घुमा फिराकर वार्डन को गालियां देता है और वार्डन उसे इनडायरेक्टली जबान संभाल कर रखने कहता है। वार्डन से बात करने के बाद मॉरिस को 2 भाई मिलते हैं, जिन्हें मॉरिस पहले से जानता है, जॉन इंगलाइन और क्लेरेंस इंगलाइन। इन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि वो अटलांटा की जेल से भागते हुए पकड़े गए। रात में गार्ड के मॉरिस के सेल के सामने से गुजरते ही मॉरिस लाइट बंद करके उस वेंटिलेटर विंडो के कॉर्नर को नेल कटर की मदद से खुरचने लगता है। और हैरानी की बात यह थी कि वो दीवार आसानी से टूट रही थी। गार्ड के पैरों की आवाज सुनकर मॉरिस लाइट चालू करके अपनी जगह वापस लेट जाता है और गार्ड उसे देखकर चला जाता है। अगले दिन चार्ली का बर्थडे था। चार्ली से मिलने उसकी वाइफ आती है और उसे बताती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, जहाँ चार्ली अपनी बेबसी पे बहुत रोता है। रात में चार्ली मॉरिस से कहता है अगर मॉरिस भागने का सोच रहा है तो वो उसके साथ है। दूसरे दिन मेस में मॉरिस सबको कहता है उसे जेल से निकलने का रास्ता मिल गया, जिसे सुनकर वो तीनों हैरान होते हैं। मॉरिस आगे कहता है उनके सेल के कमरे बहुत पुराने हो गए हैं और हवा में नमी की वजह से दीवारें कमजोर हो गई है। वो नेल कटर की मदद से वेंटिलेशन की खिड़की के पास खुरच रहा था। अगर वो उस खिड़की को बड़ा कर ले तो वो उनके सेल के पीछे यूटिलिटी कॉरिडोर, मतलब जहाँ उनके बेसिन और कमोड के पाइपलाइंस है, वहां पहुंचेंगे, जहां वो पाइप से चढ़कर उनके सेल के ऊपर जा सकते हैं और फिर वहां से जेल की छत पे। क्लेरेंस पूछता है मगर वो उस वेंटिलेशन के बड़े होल को कैसे छुपाएंगे। तब मॉरिस अपना पूरा प्लान बताता है। वो कहता है मैगजीन के एड्स वाले पन्नों से वो एक ढक्कन जैसा बनाएंगे, जिसे वो होल के ऊपर रखेंगे, फिर उसे टॉवेल या पर्दे की मदद से छुपाएंगे। मॉरिस ने एक अकॉर्डिंग मंगवाया था, वो उसे होल के सामने रखकर उसे छुपाएगा। को अकॉर्डिंग के बारे में नहीं पता तो इसे कहते हैं अकॉर्डिंग, जो उस समय काफी पॉपुलर था, जिसे आपने बॉलीवुड की पुरानी मूवीज में भी देखा होगा। जॉन पूछता है अगर वो सेल से बाहर निकल भी गए तो गार्ड्स को अगली गिनती में पता चल ही जाएगा। इस पे मॉरिस कहता है वो रात में निकलेंगे, जिसके लिए उन्हें कार्डबोर्ड या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से पुतले के सिर बनाने होंगे, जिन्हें वो बिस्तर पर रख देंगे, जिससे सुबह तक गार्ड्स को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके लिए जॉन काम आएगा, क्योंकि जॉन सलून में काम कर रहा था, इसीलिए मॉरिस जॉन को उन चारों के जैसे बाल लाने कहता है। और क्लेरेंस कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है, इसलिए मॉरिस उसे रेनकोट और रबर सीमेंट लाने कहता है, जिससे वो लाइफ बोर्ड और लाइफ जैकेट बनाएगा, जिसे बनाना उसने पॉपुलर मैकेनिक्स में सीखा था। पॉपुलर मैकेनिक्स उस समय की एक फेमस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन थी। मॉरिस कहता है वो फ्लोरिडा के बजाय एंजल आइलैंड पर जाएंगे। एंजल आइलैंड एल्कट्राज से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर फ्लोरिडा तट के दूसरी तरफ था, ताकि पुलिस ज्यादा समय उन्हें फ्लोरिडा में ढूंढने लगाए और उन्हें भागने का ज्यादा समय मिल सके। आप सोच रहे होंगे ऐसा प्लान तो सिर्फ फिक्शनल मूवी में ही कामयाब हो सकता है, लेकिन यकीन कीजिए दोस्तों, ये इम्पॉसिबल प्लान सच में बना था और कामयाब भी हुआ था। रात में मॉरिस खुदाई शुरू करने से पहले चार्ली को गार्ड पर नजर रखने कहता है और गार्ड के आने पर उसे सीटी बजाने कहता है। फिर खुदाई शुरू करता है, लेकिन इतना छोटा नेल कटर खोदने में ज्यादा काम नहीं आ रहा था और उससे मॉरिस के हाथ भी जख्मी हो रहे थे। एक दिन मेस में मॉरिस उन्हें बताता है कि नेल क्लिपर से काम नहीं बन रहा।
तब अपने पास के चम्मच को देखकर मॉरिस को आइडिया आता है। मॉरिस अपना चम्मच गंदा करता है और गार्ड से दूसरा चम्मच मांगता है और जॉन किचन में काम मांगने के बहाने मॉरिस के साथ जाता है। जॉन उस गार्ड को उलझाता है और मॉरिस एक की जगह 2 चम्मच उठा लेता है। दूसरे दिन मॉरिस लिटमस से एक 10 सेंट्स का सिक्का मंगवाता है। रात में लिटमस एक सेल से दूसरे सेल पास करके कॉइन मॉरिस तक पहुंचाता है। मॉरिस उसे नेल कटर पे घस के उसका पाउडर निकालता है और चम्मच का आगे का हिस्सा तोड़कर उसमें नेल कटर का छोटा चाकू लगाकर उसके ऊपर कॉइन का पाउडर रखता है। फिर उसे माचिस की तीली से आग जलाकर गर्म करता है, जिससे वो चाकू उस चम्मच में चिपक जाता है। दरअसल उस समय यूनाइटेड स्टेट के कॉइन में 89.24% सिल्वर और 10.76% कॉपर हुआ करता था। अभी भी होता है या नहीं मुझे नहीं पता। फिर उसके ठंडा होने पर खुदाई शुरू करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गार्ड मॉरिस के सेल की तरफ आ रहा था, लेकिन चार्ली से सीटी ही नहीं बचती। तब वो किसी तरह गेट बजा के मॉरिस को सिग्नल देता है और मॉरिस पकड़ाते पकड़ाते बाल बाल बचता है। गार्ड के जाने के बाद मॉरिस फिर से खोदने में लग जाता है। कुछ टाइम बाद होल काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ एक ग्रिल लगी थी जो 2 हुक एंकर से लॉक थी, जिसे मॉरिस को खोलना होगा क्योंकि उसे तोड़ने से आवाज आ सकती थी। अगले दिन मॉरिस को कारपेंटर की वर्कशॉप पर एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर मेटल की प्लेट लगी थी, लेकिन उन्हें वर्कशॉप के बाद मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता था। इसका भी आइडिया मॉरिस के पास था। मॉरिस के गुजरते ही मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। तब मॉरिस खुद ही वो लकड़ी का टुकड़ा दिखाता है और कहता है वो इसे कपड़े टंगाने लेकर जा रहा है, लेकिन गार्ड उससे वो लकड़ी का टुकड़ा छीन लेता है। लेकिन मॉरिस ने दूसरा टुकड़ा अपने जूते के हिल में छुपाकर ला लिया था। फिर मॉरिस उस लकड़ी के टुकड़े की मदद से उस हुक को पैर से दबाकर खोल लेता है। फिर उस होल में जाकर ऊपर की तरफ देखता है जहाँ चढ़ना आसान था। फिर चार्ली अपनी खिड़की खोदना शुरू करता है और मॉरिस गार्ड पर नजर रखता है। चार्ली भी ग्रिल तक खोद लेता है। मॉरिस मैगजीन के पेपर से कार्डबोर्ड बनाकर होल के लिए ढक्कन बनाना शुरू करता है। वही दूसरी तरफ दोनों भाई भी अपनी खिड़की खोदना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम बाद वो चारों पुतले का सिर बनाना भी शुरू कर देते हैं। एक दिन एक गार्ड चार्ली को पेंटिंग का सामान लाकर देता है। आप सोच रहे होंगे उनके पास पेंटिंग और अकॉर्डिंग कहाँ से आया। दरअसल वो जो जेल में काम करते थे उनके उन्हें पैसे मिलते थे। अगले दिन क्लेरेंस मॉरिस को चुपके से उसके जैसे बाल लाकर देता है और रात में चार्ली उसे स्किन कलर देता है। मॉरिस का ढक्कन लगभग बन गया था और वो पुतले के सिर को बनाने में लगा था। कुछ दिन बाद मॉरिस का ढक्कन पूरी तरह बन जाता है और वो उसे दीवार के कलर से पेंट करता है और उसका पुतले का सिर भी बन गया था। मॉरिस सिर को स्किन कलर से पेंट करता है और उसमें बालों से आईब्रो और बाल लगाता है। आपको बता दो बाकी भी यही काम कर रहे थे, मगर हमें कहानी मॉरिस के जरिए ही दिखाई गई है। फिर एक रात मॉरिस उस नकली सिर को बिस्तर पर रखकर उस खिड़की से निकलता है और उस ढक्कन को लगा देता है। फिर यूटिलिटी एरिया से सेल के ऊपर चढ़ता है। सेल के ऊपर जाने के बाद उसे वेंटिलेटर शाफ्ट दिखता है, लेकिन वो बहुत ऊपर था और वहाँ लोहे की रॉड्स लगी हुई थी। मॉरिस के सेल के पास एक गार्ड आता है और उसे बहुत देर तक हिलता ना देख वो उसे हाथ लगाता है, मगर मॉरिस वापस आ चुका था। अगले दिन मेस में मॉरिस सबको पिछली रात की बात बताता है। फिर उनसे उनकी तैयारी के बारे में पूछता है, जहाँ जॉन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। क्लेरेंस का पुतला बनना बाकी था, लेकिन चार्ली की तैयारी ठीक नहीं थी। यहाँ चार्ली उनकी सबसे कमजोर कड़ी था। जॉन ने पहले ही बहुत सारे रेनकोट और रबर सीमेंट ला लिए थे, इसीलिए आज रात मॉरिस और जॉन ऊपर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लाइफ जैकेट बनाना शुरू कर सके। फिर हम सीधा रात का सीन देखते हैं जहाँ जॉन और मॉरिस सेल के ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर वो लाइफ बोर्ड बनाना शुरू करते हैं। फिर मॉरिस जॉन की मदद से उन वेंटिलेटर शाफ्ट की रॉड तक पहुंचता है। रॉड को वो किसी पाइप की मदद से उनके निकलने की जगह बना सकते थे, लेकिन वेंटिलेटर शाफ्ट के ऊपर लोहे का ढक्कन था जो लोहे के रिबिट से लगा हुआ था। वहाँ बिजली का आउटलेट था। मॉरिस कहता है उन्हें एक टॉर्च और ड्रिल मशीन चाहिए। अगले दिन म्यूजिक रूम में मॉरिस को एक छोटा टेबल फैन दिखता है। मॉरिस लिटमस से एक्सटेंशन कॉर्ड और ड्रिल बिट लाने कहता है, क्योंकि लिटमस स्पेयर पार्ट्स के वर्कशॉप में काम कर रहा था। तब हमें ये भी पता चलता है उन चारों ने अकॉर्डिंग मंगवाए हैं। म्यूजिक खत्म होने के बाद मॉरिस चुपके से टेबल फैन को अपने अकॉर्डिंग के बॉक्स में रख लेता है। बाहर आते वक्त गार्ड उसका बैग चेक करने कहता है। तब मॉरिस कॉन्फिडेंट में कहता है, लो चेक कर लो। और वही चार्ली थोड़ा घबराया हुआ था, इसीलिए गार्ड चार्ली का बैग चेक करता है और मॉरिस को जाने देता है। एक रात मॉरिस फैन में ड्रिल बिट जोड़ता है और जॉन ने टॉर्च भी ला लिया था। वही जॉन को एक पाइप मिलता है जो ढीला था। थोड़ी कोशिश करने के बाद वो पाइप निकल जाता है। फिर वो दोनों ड्रिल और पाइप लेकर सेल के ऊपर जाते हैं, जहां वो पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड से बाल बाल बचते हैं। मॉरिस जॉन की मदद से उस वेंटिलेटर शाफ्ट की रॉड से उल्टा लटक कर उन रॉड को टेढ़ा कर जगह बनाता है और उसके ऊपर चढ़ता है। फिर ड्रिल से उस वेंटिलेटर ढक्कन में लगे लोहे के रिबिट्स को निकालता है। एक दिन मूवी देखते समय चार्ली कहता है उसका कार्डबोर्ड खिड़की से बार बार फिसल रहा है। मॉरिस उसे कोने में थोड़ा रबर सीमेंट लगाने कहता है। जॉन कहता है लाइफ जैकेट और वेंटिलेटर शाफ्ट का काम मंगलवार तक खत्म हो जाएगा। तब मॉरिस मंगलवार की रात में ही निकलने का फैसला करता है।
अगले दिन मेस में वो पांचों बैठे थे। मॉरिस एक फूल में पानी डाल रहा था जो डॉग को बहुत पसंद था। लिटमस बताता है 15 साल पहले डॉग और लिटमस ने मिलकर ये फूल लगाए थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तभी वह वार्डन आता है और रूल्स का बहाना बताकर उस फूल को उठाकर मसल देता है। लिटमस ये देख नहीं पाता, वो वार्डन को मारने उठता है, मगर अचानक उसे स्ट्रोक आ जाता है और लिटमस वही दम तोड़ देता है। वार्डन कहता है कुछ लोग एल्काट्राज जेल से जीते जी बाहर नहीं जा सकते और वार्डन उस फूल को मॉरिस के सामने फेंक कर चला जाता है। फिर उस रात अचानक वार्डन मॉरिस का सेल चेक करने आता है। गार्ड मेटल डिटेक्टर से मॉरिस का बिस्तर चेक करता है। वही वार्डन उस कार्डबोर्ड के पास आकर बैठता है जिसके सामने अकॉर्डिंग का बॉक्स रखा हुआ था। वार्डन वो बॉक्स हटाकर खोलता है, लेकिन मॉरिस बिल्कुल पैनिक नहीं होता। वार्डन मॉरिस से पूछता है उसने इसे बजाना सीखा या नहीं, लेकिन वार्डन का ध्यान बॉक्स की तरफ नहीं जाता। वार्डन जाते जाते बोलता है उसे अकॉर्डिंग सीखने के लिए बहुत समय मिलेगा। मॉरिस चैन की सांस लेता है। वार्डन गार्ड से मॉरिस के बारे में पूछता है। गार्ड कहता है कुछ खास नहीं, बस मॉरिस चार्ली से देर रात बात करता है। कमीना वार्डन मॉरिस को उस सेल से शिफ्ट करने कहता है। गार्ड कहता है मॉरिस को हटाने कुछ पेपर वर्क करना होगा जिसके लिए बुधवार तक का समय लगेगा। वार्डन मॉरिस को मंगलवार सुबह तक हटाने का ऑर्डर देता है। आपको याद होगा मॉरिस ने मंगलवार रात में भागने का प्लान बनाया है और वार्डन ने मॉरिस को मंगलवार सुबह हटाने का ऑर्डर दिया है। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के समय हम मॉरिस के पुराने दोस्त वुल्फ को देखते हैं जिसे इतने समय बाद काल कोठरी से निकाला गया है। मॉरिस को देखते ही वुल्फ उसे जान से मारने की धमकी देता है। उसके जाने के बाद जॉन उसे सावधान रहने कहता है। तब मॉरिस कहता है वो वुल्फ को इतना मौका ही नहीं देगा। मॉरिस कहता है वो सब आज रात में ही भागेंगे। मॉरिस सबको लाइट बंद होते ही सेल के ऊपर बुलाता है। बाहर मैदान में वुल्फ चाकू लेकर मॉरिस को मारने आता है, मगर मॉरिस तक पहुंचने से पहले ही वुल्फ को इंग्लिश रोक लेता है और उसका चाकू छीन कर अपने साथ ले जाता है। वुल्फ इंग्लिश को कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इंग्लिश का जेल में पूरा काले लोगों का गैंग था। रात में इंग्लिश बुक्स और मैगजीन लेकर मॉरिस के पास आता है। मैगजीन देने के बाद मॉरिस इंग्लिश को गुड बाय कहकर हाथ मिलाता है, जिससे इंग्लिश समझ जाता है मॉरिस आज रात भागने वाला है। इंग्लिश भी उसे गुड बाय कहकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। अब प्लान के मुताबिक लाइट बंद होते ही वो सब सेल के बाहर मिलते हैं। मॉरिस चार्ली को आवाज देता है, मगर चार्ली बहुत घबरा गया था। वो सब सेल के ऊपर चढ़ने लगते हैं और गार्ड राउंड पर था। वो मॉरिस के सेल में देखता है जहां वो पुतले का सिर देखकर आगे बढ़ जाता है और चार्ली बच्चों की तरह रो रहा था। सेल के ऊपर चढ़ने पर मॉरिस नीचे चार्ली को देखता है, मगर चार्ली नहीं निकलता। लेकिन वो रुक नहीं सकते थे, इसीलिए लाइफ जैकेट लेकर वेंटिलेटर शाफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्लेरेंस ऊपर जाता है और शाफ्ट का ढक्कन गिराता है। आवाज सुनकर लाइट हाउस का गार्ड उस तरफ लाइट घुमाता है, मगर कुछ न दिखने पर लाइट बंद कर देता है। फिर क्लेरेंस छत पर आता है और बारी बारी मॉरिस और जॉन भी छत पर आ जाते हैं। वही चार्ली अब संभल गया था। वो कार्डबोर्ड हटाने की कोशिश करता है, मगर वो चिपक गया था। याद है कार्डबोर्ड ढीला होने की वजह से मॉरिस ने चार्ली को उसके किनारे पर रबड़ सीमेंट लगाने कहा था, मगर चार्ली ने कुछ ज्यादा ही सीमेंट लगा दिया था। कार्डबोर्ड ना निकलने पर चार्ली उसे तोड़ देता है और ऊपर जाने निकलता है। वही वो तीनों दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाने के बाद मॉरिस शाफ्ट की तरफ उम्मीद से देखता भी है कि शायद चार्ली आ जाए। वही चार्ली सेल के ऊपर चढ़ रहा था और वो तीनों बिल्डिंग के कोने पर पहुंचकर अपनी लाइफ जैकेट पहनते हैं और वहां के पाइप के जरिए नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरने के बाद वो बैरीगेट को पार करने लगते हैं। वही चार्ली वेंटिलेटर शाफ्ट तक पहुंच गया था। चार्ली उछलकर रॉड्स को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो बहुत ऊपर थी, उस तक बिना दूसरे की मदद से पहुंचा नहीं जा सकता था। वही वो तीनों बैरीगेट पार करके पानी की टंकी के पास से समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें कैसे पता चला कि पानी की टंकी के पास से वो समुद्र तक आसानी से पहुंच सकते हैं? जब मूवी की शुरुआत में वार्डन ने मॉरिस को मिलने बुलाया था, तब वह एल्काट्राज जेल का 2D मॉडल रखा हुआ था, जिसे मॉरिस ने बहुत ध्यान से देखा था। वो तीनों गार्ड की नजरों से बचते हुए किनारे तक पहुंचते हैं और लाइफ जैकेट और लाइफ बोर्ड में हवा भरने लगते हैं। वही चार्ली बहुत कोशिश करने के बाद हार मान जाता है और वही वो तीनों जैकेट और बोर्ड में हवा भरते हैं, फिर समुद्र में उतरकर तैरते हुए एल्काट्राज से निकल जाते हैं। अब सुबह गार्ड सबको उठाने आता है, जहाँ चार्ली हताश और निराश खड़ा था। गार्ड मॉरिस को आवाज लगाता है। उसके ना उठने पर गार्ड उसके सेल में जाता है और जैसे ही वो उसका बिस्तर हटाता है, मॉरिस का पुतला गिरता है और जेल में सायरन बजते हैं। सायरन सुनकर इंग्लिश मुस्कुराता है। फिर उनका सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। हेलीकॉप्टर से वार्डन एंजल आइलैंड पर पहुंचता है। एंजल आइलैंड पर पुलिस को क्लेरेंस का रेनकोट से बना एक छोटा बैग मिलता है, जिसमें कुछ फोटोज थी। वार्डन कहता है वो डूब गए होंगे, वरना वो इसे अपने साथ लेकर जाते। ऑफिसर कहता है शायद उन्होंने जानबूझकर छोड़ा हो। वही चट्टानों पर वार्डन को एक फूल मिलता है जो डॉग को पसंद थे। वॉइस वार्डन आकर वार्डन को बताता है उसे अथॉरिटी ने वॉशिंगटन बुलाया है। वार्ड उससे पूछता है क्या ये फूल इस आइलैंड पर उगते हैं? वो कहते हैं नहीं, ये फूल एल्काट्राज आइलैंड पर होते हैं। वो बताता है कल रात लहरें हल्की थी और कोहरा भी कम था, लेकिन वार्डन कहता है वो डूबकर मर चुके हैं।
लेकिन उसके हाथ में वो फूल सबूत था। वो लोग इस आइलैंड तक पहुंचे थे। वार्डन गुस्से में फूल को मसल कर पानी में फेंक देता है। मूवी के एंड क्रेडिट में बताया जाता है उन तीनों को ढूंढने के लिए बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एजेंसी को उनकी बॉडी नहीं मिली, इसीलिए शायद वो बच गए होंगे। इसके बाद 1 साल के अंदर ही एल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया और यही ये मूवी बहुत सारे सवालों के साथ खत्म हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ असली एल्काट्राज। तो ये है असली एल्काट्राज जेल। मॉरिस और एंगलन भाइयों के जेल से भागने के बाद इस जेल को बंद करके म्यूजियम में बदल दिया गया, जहाँ आज भी उन लोगों की वो चीजें वैसी ही रखी है जिन चीजों की उन्होंने भागने में मदद ली थी। जैसे ये देखे, ये है वो पुतले जो उन्होंने बनाए थे। वो ऐसे उन्हें बिस्तर पर रखते थे ताकि गार्ड को शक ना हो। ये है वो कार्डबोर्ड जो उन्होंने बनाया था। ये वो चीजें जिससे वो खुदाई करते थे। ये है कस्टम मेड ड्रिल मशीन और ये है सेल के ऊपर का उनका वर्कशॉप। और फाइनली ये है वो तीनों जिन्होंने इतिहास रचा था। ये है मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस और ये है इंग्लैंड ब्रदर्स। अब इस केस से जुड़ी मिस्ट्री बताता हूँ। दरअसल उन तीनों को बाद में देखा ही नहीं गया, न जिंदा न मुर्दा, जिसकी वजह से FBI ने माना कि वो डूबकर मर चुके होंगे, क्योंकि इसके पहले जिन लोगों ने भागने की कोशिश की थी वो डूबकर मर गए थे। मगर सवाल यही उठता है, जो लोग मरे थे FBI को कैसे पता चला वो डूबकर मरे हैं? क्योंकि उनकी लाश मिली थी, मगर इन तीनों की लाश कभी नहीं मिली। इंग्लैंड ब्रदर्स बचपन से ही बहुत बढ़िया तैराक थे। उन्हें पहले से ठंडे पानी में देर तक तैरने का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी FBI ने उन्हें मरा मानकर 1979 में केस बंद कर दिया। लेकिन इस मूवी के रिलीज होने और केस बंद होने के कुछ समय बाद कुछ लोग सामने आए और बताया वो लोग उन लोगों से मिले हैं। और साथ ही इंग्लैंड ब्रदर्स के ग्रैंड पेरेंट्स ने भी बताया था उन्हें हर साल क्रिसमस पर कोई फूल भेजता है। जनवरी 2013 में ये केस फिर से सुर्खियों में आया, जब FBI को एक लेटर मिला जिसमें लिखने वाले ने दावा किया था वो जॉन इंग्लाइन है और अब वो 83 साल का हो चुका है और वो तीनों सच में उस रात बच गए थे। लेकिन 2005 में क्लेरेंस की मौत हुई और मॉरिस की मौत 2008 में हो चुकी है और वो अकेला सर्वाइवर है, इसीलिए वो ये लेटर लिख रहा है। FBI ने उस लेटर पर फिंगरप्रिंट और DNA ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर 2015 में हिस्ट्री चैनल ने एक फोटो दिखाई जो उनके भागने के कुछ सालों बाद की थी। ये फोटो किसी ड्रग डीलर ने अफ्रीका से भेजी थी, जिसमें दावा किया गया था ये इंग्लैंड ब्रदर्स ही है, लेकिन लो क्वालिटी के होने की वजह से इंग्लैंड ब्रदर्स की पुरानी फोटो से उन्हें मैच करना मुश्किल है, क्योंकि फोटो में उन्होंने चश्मा पहना है और उनके कान भी दिख नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है, वो सच में बचे होंगे या डूबकर मर गए होंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको भी जेल में छोड़ दूंगा, जहाँ कोई वेंटिलेशन की खिड़की नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।